अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन और मेरा रोल नंबर है 180885। सो लैब 2 के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 एक्टिविटीज़ थी। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमने एक रजिस्टर के अंदर 30 वैल्यू स्टोर करानी है और उस 30 वैल्यू को फिर हमने किसी और रजिस्टर के अंदर डिस्प्ले कराना है। और सेकंड टास्क ये है कि उसके अंदर फिर हमने 25 वैल्यू और ऐड करनी है और फिर उसको डिस्प्ले कराना है। और लास्ट टास्क उसके अंदर ये है कि फिर हमने अपना R16 रजिस्टर जो हमने पहले सिलेक्ट किया था उसको क्लियर करना है। और इस कोड में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी उसमें LDI, क्लियर, LDS और आउट थी। सो हमने इसमें से LDI, क्लियर और आउट यूज़ किया। सो ये रहा कोड। और इसके अंदर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लाइन बाय लाइन की कैसे वर्किंग हो रही है इस कोड की। तो सबसे पहले LDI 16 हमने एक रजिस्टर लोड कर दिया और इसके अंदर बाइनरी में हमने वैल्यू स्टोर करा दी। ये बाइनरी इक्वल है 1E के और 1E हमारे पास होता है इक्वल टू 30। सो R16 के अंदर हमने 30 वैल्यू स्टोर करा दी। उसके बाद एक और हमने रजिस्टर लोड किया और जिसको हमने एज आउटपुट कन्फिगर किया FF यानी कि इसकी सारी बिट्स जो हैं वो वन कर दी हमने। उसके बाद हमने आउटपुट पे DDRB इस R22 रजिस्टर को आउटपुट पे सेट कर दिया। पोर्ट बी यानी इसका मतलब है कि हमने पोर्ट बी जो है उसको हमने आउटपुट सेट कर दिया। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन में हमने बेसिकली डिस्प्ले कराया जो हमारे R16 के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी जो कि 30 थी उसको हमने डिस्प्ले कराया है पोर्ट बी के ऊपर। उसके बाद हमने R22 जो पहले हमारे पास ये यहाँ आउटपुट पे था उसके अंदर हमने 25 वैल्यू स्टोर करा के और उसके बाद हमने R16 और R22 को ऐड करा दिया और जो इस किस्म की जो वैल्यू थी उसको R16 के अंदर हमने स्टोर करा दिया। और उसके बाद हमने फाइनली जो सम था उसको डिस्प्ले कर दिया पोर्ट बी के ऊपर और आखिर में हमने R16 को क्लियर कर दिया और ये रिटर्न कर दिया प्रोग्राम। सो ये कोड था बेसिकली। अब मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखाता हूँ। स्टेप इनटू करूँगा ताकि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन हम देख सकें। सो ये सबसे पहले मैंने R16 को मैंने वैल्यू दे दी। तो R16 की वैल्यू 30 थी। सो 1E इन हेक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि R22 को आउटपुट कन्फिगर कर दिया, उसको FF वैल्यू दे दी। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन में DDRB के ऊपर R16 की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कराएगी। ये DDRB के ऊपर R16 की वैल्यू डिस्प्ले कराएगी। उसके बाद नेक्स्ट R22 को 25 वैल्यू दे दी। R22 के ऊपर 25 वैल्यू दे दी और उसके बाद हमने सम किया और सम हमने स्टोर करा दिया R16 के अंदर। R16 के अंदर जो हमने सम जब हमने स्टोर कराया तो R16 की वैल्यू चेंज हो गई 0x37 जो यहाँ पे इक्वल है 55 की। यानी R22 के अंदर जो वैल्यू थी 25 और R16 के अंदर जो वैल्यू थी पहले R16 के अंदर वैल्यू थी, लेट मी शो यू अगेन। R16 के अंदर जो वैल्यू थी 30 थी और R22 के अंदर वैल्यू 25 थी। तो जब ऐड करा दिया तो R16 और R22 को जब ऐड कराया तो R16 की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ गया और उसकी वैल्यू 55 हो गई जो हेक्स में हमारे पास 0x37 है। उसके बाद हमने एंड पे R16 को क्लियर करा दिया और रिटर्न करा दिया। सो बेसिकली ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 थी। सो अब हम क्विकली मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है लैब 2 की, जिसमें हमने एक पोर्ट पे इनपुट लेना है और दूसरी पोर्ट के ऊपर हमने आउटपुट लेना है, यानी अपनी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। और ये टास्क हमने एटमल के ऊपर और प्रोटीज दोनों के ऊपर हमने सिमुलेट करके दिखाना है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर एटमल वाले।
अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड। सो यहाँ पे कोड हमारे पास इसमें R17 हमने रजिस्टर यूज़ किया है, जिसको हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पोर्ट बी के साथ एज एन इनपुट यहाँ पे। उसके बाद हमने R17 के अंदर वैल्यू स्टोर की 0xFF, और उसके बाद हम R17 को पोर्ट सी के साथ कॉन्फ़िगर करा रहे हैं एज एन आउटपुट। उसके बाद हम R17 से दोबारा इनपुट ले रहे हैं और इसी को दोबारा इनपुट ले रहे हैं थ्रू पिन बी और आउटपुट करा रहे हैं थ्रू DDR-C। सो ये हमारा सिंपल सा कोड था। सो अब इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं प्रोटियस के ऊपर। ये प्रोटियस का हमारा सर्किट आ गया। सो इसके ऊपर ये मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने पोर्ट डी को इनपुट ले लिया और पोर्ट बी को आउटपुट ले लिया। सो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यानी मैंने फर्स्ट लॉजिक स्टेट ऑन किया तो मेरी एलईडी ऑन हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ लॉजिक स्टेट ऑन करूँगा तो मेरी यहाँ पे फिफ्थ एलईडी ऑन हो जाएगी। सो बेसिकली इस टास्क में हमारा समझने का लर्निंग का प्रोसेस ये था कि हमने एक पोर्ट के ऊपर हमने कुछ इनपुट अगर हम देते हैं तो उसके ऑपोजिट दूसरी पोर्ट के ऊपर उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाए। सो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 2। सो अब एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर हमने बेसिकली जो चार्जिंग सीक्वेंस होता है वो डिस्प्ले कराना है एलईडीज़ का। जैसे फर्स्ट एलईडी ऑन होती है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर दोबारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इस तरह का हमने एक सीक्वेंस डिस्प्ले कराना है। और उसके लिए सबसे पहले हमने एटमॉस स्टूडियो पे कोडिंग देखनी है और उसके बाद हम प्रोटियस के ऊपर इसकी सिमुलेशन चेक करेंगे। तो सबसे ऊपर हम कोड के ऊपर आ जाते हैं अपने, जिसमें हमने R18 जो रजिस्टर था उसको हमने एज इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया विद पोर्ट सी। DDR-C को हमने एज इनपुट कंसीडर किया यहाँ पे, और उसके बाद हमने एक नेवर एंडिंग लूप लगा दिया जिसके अंदर हमने SBI और CBI के थ्रू हमने ये अपनी LEDs ब्लिंक कराई हैं। यहाँ पे SBI इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट इनपुट के लिए होती है, सेट बिट के लिए होती है, यानी वो किसी भी बिट को 1 इनपुट कॉन्फ़िगर करा सकती है। सो और जो हमारे पास CBI होती है वो उस बिट को क्लियर कराती है, यानी उस बिट पे 0 वैल्यू भेज देती है, और SBI 1 वैल्यू भेजती है। सो इस तरह हमने जिस तरह फर्स्ट पिन को 1 वैल्यू भेजी, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, फिर दोबारा फिफ्थ को 0 वैल्यू भेजी, फोर्थ को, थर्ड को, सेकंड को, फर्स्ट को, और इस तरह ये लूप हमारा नेवर एंडिंग लूप चलता रहे। सो अब हम इसको प्रोटियस के ऊपर हमने चूँकि यहाँ पे पेस्ट किया हुआ ये वाली हेक्स फाइल पहले से ही। सो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि ये LED बार बार ब्लिंक कर रही है एक सीक्वेंस में, चार्जिंग के सीक्वेंस में। सो ये थी हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3। सो अब एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ हम क्विकली मूव करेंगे। सो एक्टिविटी 4 के अंदर बेसिकली हमने 2 पोर्ट्स लेनी है और उन 2 पोर्ट्स के अंदर 2 वैल्यूज स्टोर करके उनको आपस में कंपेयर कर लेना है। तो अगर वो दोनों वैल्यूज आपस में सेम हो तो हमने ये वाला सीक्वेंस हमने आउटपुट पे शो करा देना है 0 0 1 1 0 0 सॉरी 1 1 0 0 1 1 0 0 थर्ड पोर्ट पे शो कराना है। और अगर वो फर्स्ट 2 पोर्ट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपस में सेम नहीं है तो फिर हमने सेकंड सीक्वेंस डिस्प्ले कराना है जो 0 0 1 1 0 0 1 1 है। सो ये इसका एटमॉस स्टूडियो का कोड है जिसके अंदर बेसिकली हमने
R21 रजिस्टर को हमने इनपुट कॉन्फ़िगर करा दिया विद पोर्ट बी एंड सी, और और उसके अंदर फिर हमने पिन बी के थ्रू पोर्ट बी में और पिन सी के थ्रू पोर्ट सी के अंदर हमने वैल्यूज इनपुट करा दी थ्रू R21 एंड R22 रजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने लूप लगाया और लूप के अंदर हम चेक करते जा रहे हैं कि अगर हम R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कैसे हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। सो बेसिकली कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में सेम हैं ये नहीं है। ऑब्वियसली अगर सेम होंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। सो 0 हमें इंडिकेट करेगा कि हमने ये फर्स्ट वाला अपना सीक्वेंस इम्प्लीमेंट कराना है एट पोर्ट सी। सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स निकाल लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले पोर्ट बी के ऊपर यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं इसको कोई वैल्यू अगर देता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने पोर्ट सी के 6 और 7 पे मैंने अगर कोई इनपुट दिया और मेरे पास यहाँ पे अगर कोई पोर्ट डी के ऊपर भी मैं कोई अगर पोर्ट बी के ऊपर इनफैक्ट मैं अगर इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे पास लास्ट पोर्ट रह गई है पोर्ट डी, उसके ऊपर सेम सीक्वेंस डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला 1100 1100। ये चूंकि अभी पूरा रजिस्टर मुझे एलोकेट करना है, हाँ ये पूरा रजिस्टर एलोकेट हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि इसमें 11001100, ये इसलिए हुआ कि मैंने पोर्ट सी और पोर्ट बी के ऊपर हाँ ये देखें मैंने पोर्ट बी के ऊपर और पोर्ट सी के ऊपर सेम बिट्स मैंने इनेबल कराए हैं, तो जिसकी वजह से पोर्ट डी के ऊपर मेरे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। सो अब हम इसको प्रोटिस के ऊपर सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये प्रोटिस का सर्किट है, इसके ऊपर ये वाला 1 जो है ये इनेबल का है। सो बाकी सर्किट एज इट इज़ हमने पोर्ट डी के ऊपर आउटपुट ले ली और पोर्ट बी और पोर्ट सी के ऊपर हमने इनपुट्स। सो इसको अगर सिमुलेट करें अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो अल्टरनेटिव वाला आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है आपस में। सो ये 00110011। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक फॉर सपोज मैं यहाँ से 11 रिमूव करके यहाँ पे 11 लिख लेता हूँ, तो अब मेरे पास सीक्वेंस चेंज आया, अब 11001100। सो इस तरह ये इंटरचेंज हो रहा है हमारा सीक्वेंस
अकॉर्डिंग टू दी टू अदर पोर्ट्स के अगर उनकी वैल्यूज़ कंपेयर करने पे इक्वल होती हैं तो ये वाला सीक्वेंस, और अगर इक्वल नहीं होती हैं तो ये वाला सीक्वेंस। सो बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी 4 में ये परफॉर्म करना था। अब हम क्विकली मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर 5 पे। एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर बेसिकली हमने कुछ कमांड्स जो हमें गिवन थी उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है कि वो कमांड्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और कमेंट के थ्रू कोड के अंदर हमने उनको यूज़ करना सीखा है। सो इसमें हमारे पास STS कमांड थी, जंप की कमांड थी, मूव की कमांड थी, आउट की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कॉम्प्लीमेंट की कमांड थी हमारे पास। सो यहाँ कोड के अंदर हमने STS की कमांड यूज़ की टू सेव द एड्रेस ऑफ R20 जो रजिस्टर था उसका हमने एड्रेस स्टोर कर दिया थ्रू STS कमांड। STS कमांड बेसिकली एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और मूव की कमांड यूज़ होती है कॉपी करने के लिए एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यूज़। इन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास R20 में कोई वैल्यू स्टोर है और मैं R21 के अंदर वो वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मैं मूव की कमांड यूज़ करूँगा जिससे R20 की वैल्यू R21 में स्टोर हो जाएगी। और जंप की कमांड जो होती है लूप के लिए बेसिकली, यानी हम जंप की कमांड लगा के हम किसी लूप में एंटर कर सकते हैं और वो उस लूप के अंदर हमने कोई भी अपना अकॉर्डिंगली कोड चलाना हो तो वो हम जंप की कमांड यूज़ करके उस लूप में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आउट की कमांड एज डिस्क्राइब्ड बिफोर कि आउट की कमांड यूज़ होती है आउटपुट कन्फिगर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने R22 रजिस्टर है उसको मैंने DDRB के ऊपर एज एन आउटपुट कन्फिगर कर दिया, सेट कर दिया। सो आउट की कमांड आउटपुट के लिए बेसिकली यूज़ होती है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फंक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी R22 के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं कॉम्प्लीमेंट की कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट की कमांड है, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल R20 में अगर लेट्स सपोज 10 वैल्यू है तो जब हम इंक्रीमेंट की कमांड लगाएंगे तो वो 11 हो जाएगी। लेट मी शो यू दिस। ये हमारे पास R20 की वैल्यू 10 थी। अब स्टेप इनटू करूँगा तो R20 जो वैल्यू होगी वो 11 होगी, यानी 1 इंक्रीज हो गया उसकी वैल्यू में। सिमिलरली R21 की वैल्यू मेरे पास अभी 11 है और जब मैं इसको डिक्रीमेंट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी मेरे पास, 9 इनफैक्ट, क्योंकि R21 की जो अपनी वैल्यू थी, R21 की अपनी वैल्यू 10 थी। सो जब उस पर डिक्रीमेंट लगा तो वो 9 वैल्यू हो गई। सो बेसिकली ये इस तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कमांड्स वर्क करती हैं। उसके बाद लास्ट कमांड हमारे पास रहेगी सब्ट्रैक्शन की कमांड सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली सब्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करने के लिए होती है। और इसमें जिस तरह हमने R20 को R21 सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू जो होती है वो R20 में स्टोर हो गई। सो अभी हमारे पास वैल्यू R21 की 9 है और R20 की 11 है। सो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा 11। सो इस तरह ये कमांड यूज़ करते हैं और इनकी इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। सो बेसिकली ये एक्टिविटी नंबर 5 थी और इस तरह हमारी ये आज ये लैब नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। सो लैब 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।